साथ पवन वर्मा भी हैं और जन स्वराज पार्टी, जिसके बारे में काफी कटुता भरे शब्दों का इस्तेमाल किया है पवन वर्मा। मुस्कुरा रहे होंगे आप, ये आपकी ताकत का एहसास है या दरअसल जो कह रहे थे पप्पू यादव उन बातों में कुछ हकीकत भी है कि अभी तक तो रणनीतिकार बने घूम रहे थे प्रशांत किशोर और सबको छोड़ा बारी बारी, अब है तैयारी सत्ता में स्थापित होने की, उसे इतनी आसानी से क्या कबूल लेगी बिहार की जनता? ये अग्नि परीक्षा है क्या आप लोगों के लिए? ये संदीप जी, जनता उनको कबूलेगी या जन स्वराज को कबूलेगी वो तो चुनाव बताएगा। पर मुझे लगता है पप्पू यादव जी उनका नाम सुनते ही कुछ ज्यादा उत्तेजित हो रहे थे और अनाप शनाप उन पर आरोप लगा रहे थे। मैं समझ सकता हूँ, चुनाव आने वाले हैं और राजनीति में शब्दों का कोई परहेज नहीं होता है, पर सच्चाई तो ये है कि जन स्वराज बिहार के राजनीति का एक बहुत मजबूत स्तंभ बन चुकी है। उसके कारण ने उन्होंने कहा इससे भाग गए, उसको छोड़ दिया, इसको छोड़ दिया। वो शायद भूल रहे हैं कि वो उनका किरदार था जब वो राजनीतिक रणनीतिकार थे और उस दौर में नरेंद्र मोदी हो, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे नीतीश कुमार हो, चाहे लालू प्रसाद यादव हो, सबने ये माना कि जिसके साथ वो काम करते हैं उन्होंने ज्यादा पार्टियों को जिताया है। आज तक तो मैं नहीं समझता कोई ऐसा रणनीतिकार है उस दौर में जिसने नीतीश को जिताया हो, लालू यादव को जिताया हो, अमरिंदर को जिताया हो, अरविंद केजरीवाल को जिताया हो, स्टालिन को जिताया हो और साथ साथ ममता बनर्जी को तीसरे टर्म में जिताया हो। तो बात क्या किससे कर रहे हैं? उन्होंने तो असली बारी है। देखिए, आप अच्छे कोच हो सकते हैं, उसका मतलब ये थोड़ा अच्छे खिलाड़ी भी होंगे। मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया था। हाँ। मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया था, तो आप थोड़ा धैर्य रखिए। हाँ। सुनने का भी धैर्य होना चाहिए। हाँ। चिल्लाने से सब कुछ नहीं होता है। हाँ। नहीं, मैं तो चिल्लाया तो हुई नहीं, इंटरवीन किया। 2.5 साल पहले उन्होंने ये संकल्प लिया कि उनकी कर्म भूमि बिहार है और कोई आसान रास्ता तो है नहीं राजनीति में जाने का कि किसी एक जगह पर अपना घेराव बना लिया और फिर किसी तरह से इनसे उनसे मिल करके गठबंधन बना के गठबंधन तोड़ के सरकार में आए। इसलिए उन्होंने ये संकल्प लिया और बिहार की जनता साक्षी है कि 2 साल से ऊपर उन्होंने जो पदयात्रा की चंपारण से शुरू होकर के 5000 गांव और 4000 किलोमीटर की यात्रा और काफिला बढ़ता चला गया, कारवां बढ़ता चला गया। ये पैसा कहां से आया? लोग ये सवाल भी पूछ रहे हैं। आज ये पवन बाबू, ये इतना पैसा कहां से आया? बीजेपी ही फंड कर रही है क्या? आप बीजेपी की बी टीम तो नहीं है? पप्पू जी आप जब बोल रहे थे तो मैं चुप था। अरे मैं पूछ रहा हूं, संदीप चौधरी सवाल पूछ रहे हैं, पप्पू नहीं पूछ रहे। पवन जी, सभ्य अरे मैं सवाल पूछ रहा हूं सर आपसे, पप्पू यादव नहीं पूछ रहे। अच्छा संदीप जी, हाँ अच्छा, मैं बहुत बहुत क्षमा प्रार्थी हूं आपका। अगर आप पूछ रहे हैं तो इस प्रश्न का उन्होंने कई बार जवाब उत्तर दिया। असल में मैं टीवी के सामने बैठा नहीं हूं, इसलिए मैं कभी कभी देख नहीं पाता कि कौन पूछ रहा है। हाँ, तो उन्होंने इस बात का प्रश्न बार बार इसके उत्तर दिया है कि जिन पार्टियों को उन्होंने मदद की थी या समर्थन दिया था और वो विजयी हुई हैं, उनसे उनको कोई मदद आर्थिक रूप में मिलती है, बिहार के लोगों से भी मिलती है और इसका ब्यौरा जब जरूरत हो किसी भी प्लेटफॉर्म पर वो जवाब दे सकते हैं। हम तो नहीं पूछते और पार्टियों के पास कहां से पैसा आया। आप प्रशांत किशोर पर सिर्फ उंगली उठाते हैं क्योंकि उनकी अब लोकप्रियता बढ़ती चली जा रही है। ये रैली में कितने लोग थे गिन रहे थे? नहीं, रैली की इसीलिए हमने तस्वीरें दिखा दी, भरा पड़ा है, लोग आए हुए ज्यादा नहीं, वो गांधी मैदान भरा पड़ा है। देखिए, हम तस्वीर जो सामने होता है, जो दिखेगा वो हम दिखाएंगे। पर यहाँ पर एक सवाल ये कह रहे थे पवन जी, एक सवाल यहाँ पर ये भी हो जाता है जी। अब प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि नीतीश बीजेपी को बड़ा नुकसान होने वाला है,
नीतीश की मानवीय संवेदनाएं शून्य हो चुकी हैं और नीतीश राज में अधिकारियों का जंगल राज है। नीतीश कुमार तो लालू के जंगल राज को याद दिलाते हैं, आप कह रहे हैं नीतीश राज में जंगल राज आ गया है। ये वही नीतीश कुमार हैं जिनके आप राज्यसभा सांसद भी रहे, और प्रशांत किशोर तो वर्चुअली नंबर 2 बन गए थे जेडीयू में, तब तो कसीदे पढ़ते थे, आज आपको जंगल राज याद आने लगा। देखिए सर, नहीं, इसलिए जंगल राज आया कि नीतीश कुमार इस कदर बदल गए हैं। मैंने भारतीय विदेश सेवा में, तब मैं एम्बेसडर था, त्याग पत्र दिया 2012 में और उनके साथ जुड़ा। आप इन लोग जो आपके पैनलिस्ट पूछ लीजिए नीतीश कुमार 2012 में क्या थे, और उसके बाद कई साल तक वो जिस तरह से उनका नेतृत्व था और जिस तरह से उनकी पकड़ थी राजनीति पर और जिस तरह वो सिद्धांतों पर चलते थे, वो एक अलग दौर था। उस दौर में मैं उनके साथ था और मैंने खुद एक्सपेल हुआ मैं पार्टी से जब मैंने देखा कि अब उनकी राजनीति केवल कुर्सी की हो गई है और उसके बाद तो कहीं ज्यादा उनकी राजनीतिक वक्फ संशोधन जो कानून बना है उस पर बीजेपी के दबाव में आ गए, सत्ता के लालच में ही उसका समर्थन कर दिया नीतीश कुमार ने, अपनी विचारधारा त्याग दी है कि क्या आप ये कह रहे हैं पवन जी? नहीं, ये पहली बार तो हुआ नहीं है। आपने देखा कि एक रात में ही पलट के बीजेपी से जुड़ गए, फिर वो आरजेडी से जुड़ गए, फिर वो बीजेपी से जुड़ गए, फिर वो आरजेडी से जुड़ गए और आज वो इस स्थिति में है। मैं समझता हूँ इस पर बात ना भी करें तो अच्छा है, पर एक मानसिक आपका बड़ा दुश्मन कौन है, बीजेपी या आरजेडी? जेडीयू जिसको कहा जाता है। नहीं, हमारे तो राजनीति में कोई दुश्मन नहीं। हम तो एक नया संदेश बिहार के लेके आए हैं, बुनियादी परिवर्तन। पर बुनियादी परिवर्तन में बेरोजगारी और धर्म, ठीक है पवन जी। राजीव रंजन, क्या बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा फिर से बनता दिखाई दे रहा है जैसा 2020 में तेजस्वी बनाने में कामयाब हुए थे? देखिए, अगर बेरोजगारी मुद्दा बनता है तो निसंदेह इसका फायदा नीतीश कुमार जी को होगा, इसलिए कि आज़ादी के 77 वर्षों में शायद इतनी नौकरियां बिहार में किसी भी मुख्यमंत्री ने नहीं दी थी। इसलिए हमारी चुनौती है, रोजगार का एक मॉडल है नौकरी लो जमीन दो, और दूसरा मॉडल है नीतीश कुमार जी का कि एक दिन में गांधी मैदान में 51,000 से ज़्यादा टीआरई शिक्षकों को उन्होंने नियुक्ति पत्र दिया और ये 10 लाख से ज़्यादा नौकरियां दी जा चुकी हैं और इस विधानसभा के कार्यकाल तक 12 लाख नौकरियां मिल चुकी होगी, 38 लाख रोजगार। इसका मतलब क्या है, ये 50 लाख की संख्या है और इसके साथ ही 92 लाख परिवारों को चिन्हित किया गया जो जातीय सर्वे के जरिए कुमार हो, प्रशांत किशोर हो, वो झूठ बोल रहे हैं, पलायन को रोकने की बात कर रहे हैं, बेरोजगारी के आंकड़े दे रहे हैं, वो सारे झूठे हैं क्या राजीव जी? मैं जवाब दे रहा हूं। देखिए, मेरी तो चुनौती है, बिहार के जो आंकड़े हैं ये पब्लिक डोमेन में है, ज्यादातर नौकरियां सरकारी हैं, आप इनको खारिज कैसे करेंगे? पहली बात। दूसरी बात, इसी को मैं खारिज करने, हम भी व्हाइट मैं आप ही की सरकार के आंकड़े पेश कर रहा हूं। एक सेकंड का एक छोटा सा इंटरवेंशन चाहूंगा राजीव जी। बीपीआरडी के आंकड़े हैं 2023। मुझे 30 सेकंड दीजिए ना, मैं जो आप 1 मिनट लीजिए, आप मेरे फ्लो को तो रोक रहे हैं ना। अच्छा, बोलिए प्लीज। ऐसा नहीं होता है संदीप जी, बोलिए ना। देखिए, मेरी खुली चुनौती है कांग्रेस को भी, आरोप लगाने के साथ ही अपना दामन दागदार है कि नहीं ये बता दीजिए ना कि आपकी सरकारें 3 राज्यों में, हिमाचल और कर्नाटक और तेलंगाना, इन 3 राज्यों में आप केवल बता दीजिए कि नौकरियों और रोजगार के लिए आपने क्या किया। दूसरी तरफ इस देश की आज़ादी के बाद जो 6 दशक आपकी सरकारें रही हैं, रोजगार और नौकरियों के लिए आपने क्या किया? कांग्रेस को काफ़ी मजबूत थिंक टैंक है, रिसर्च टीम है, उन्हें एक पूरी तरह से कंप्रिहेंसिव उन्हें वाइट पेपर जारी करना चाहिए और तब सवाल दागिए। सवाल दागने के लिए लोकतंत्र में किसी को भी मनाही नहीं है, लेकिन बिहार का ये जमीनी सच है, लोगों को बदलाव नहीं दिखता है, लोगों को सड़कें नहीं दिखती हैं, लोगों को बिजली नहीं दिखती है, लोगों को हर घर पीने का पानी मिल रहा है ये नहीं दिखता है, लोगों को नौकरियां मिल रही हैं
ये तो जमीनी अब मैं सच्चाई इंटरवीन है। करूं, 1 मिनट हो अगर गया, रोजगार राजीव मिल जी। रहा है तो ये सच है, ये सच निवेश है। आ रहा है तो ये सच्चाई है। जी अब बोलिए। मैं इंटरवीन करता हूं। बीपीआरडी तो सरकार का ही जी। महकमा है, आंकड़े जारी करता है। 2023 के आंकड़े, बिहार में पुलिस कुल पद 1,44,350, मौजूदा स्थिति 1,02,664, खाली पद मतलब हो गए 41,686, 29% पद खाली पड़े हैं। बिहार में डॉक्टर कुल पद 1,046, सिर्फ 1,046 सरकारी डॉक्टर हैं बिहार में, उनमें से भी तैनात हैं 209, 837 यानी कि 80% खाली पड़े हैं पद सरकारी डॉक्टरों के। बिहार में बेसिक स्वास्थ्य केंद्र कुल 4,505, मौजूदा स्थिति चल जो रहे हैं 2,945, 1,560, 35% तो चल ही नहीं रहे। और बिहार में देखिए आने वाली जो पौध है, मैंने बेरोजगारी के आंकड़े तो बता ही दिए, 26% है 15 से 19, पूरे देश भर में 16%, 10% ज्यादा बिहार में। बिहार में तीसरी से 5वीं में ड्रॉप आउट है 14%, 100 बच्चे जाते हैं 14 उसके बाद जाते ही नहीं स्कूल में, सबसे ऊपर भारत में। छठी से 8वीं 25% ड्रॉप आउट रेट है, और 9वीं से 12वीं में 21%। ये तीनों आंकड़े देश में सबसे ज्यादा। आप कह रहे हैं सब कुछ, तस्वीर बहुत गुलाबी है। बिल्कुल, अब मेरा जवाब ले लीजिए जी। आपके आंकड़े 2023 के हैं और 2025 अप्रैल में हमारी आपके साथ बहस हो रही है। अद्यतन रिपोर्ट हासिल कर लीजिए। नौकरियां, स्वास्थ्य केंद्र, चिकित्सकों की बहाली, अभी अखबारों में रिक्तियां, अभी 28,000 स्वास्थ्य विभाग की रिक्तियां अभी गई हैं, अभी तुरंत गई हैं, जिसके लिए अभी जो वैकेंसीज हैं उसकी प्रक्रिया शुरू हो गई है। और लगातार राज्य में हर विभाग से नियुक्तियां लगातार जारी है। इस राज्य को 2005 में नीतीश कुमार जी के तौर पर एक मुख्यमंत्री मिला, एक विजनरी लीडर मिला, लेकिन दुर्भाग्य से केंद्र में यूपीए की सरकार 2014 तक थी। राज्य को कभी भी अपेक्षित सहयोग नहीं मिला। लेकिन मैं पिछले 2 बजट का हवाला आपको दे रहा हूं। इन दोनों ही बजटों को बिहार का बजट कहा गया। ये है केंद्र और राज्य में एनडीए की सरकारों का होना। इस बात तो का चुनावी सबूत मजबूरी है है, कि चुनावी मजबूरी राजनीतिक क्यों ना तौर माना पर जो जाए? दूसरे विशेष राज्य का दर्जा मिल गया क्या? आप इसे देखिए, इसे आप जो भी नाम देना चाहें, लेकिन विशेष राज्य का दर्जा या विशेष पैकेज, हमारा उद्देश्य था कि बिहार के लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा केंद्र सरकार से सहायता ला सके, और हमें कामयाबी मिली है। इन दोनों ही बजटों को लेकर के कांग्रेस के नेताओं ने क्या कहा, जरा उनको भी आपकी आर्काइव में कामयाबी दिखा का दीजिए। आलम यह भी है जरा राजीव देख जी, लीजिएगा कि उस समय बिहार के में केंद्र- कुल उद्योगों जी। की संख्या, इंडस्ट्रियल यूनिट्स जो हैं 3,429 हैं कुल, पूरे भारत का 1.39%। और बिहार में विदेशी निवेश पिछले 5 सालों में, आपने अभी कहा 2 साल पुराना आंकड़ा दिया, मैं 2019 से 2024 का अब आंकड़ा आपको दे देता हूं। विदेशी निवेश पता है कितनी भारी भरकम राशि आई है बिहार में? 1,648 करोड़ 5 साल में। अब सुन लीजिए, मैंने इसीलिए कहा कि आंकड़ों को अद्यतन करिएगा, तो अभी केवल 2024 और 25 में 2 इन्वेस्टर समिट से आ हुए, जिसमें लगभग 3 लाख करोड़ रुपए के जो प्रपोजल्स हैं वो वहां से मिले, जिस पर हम लोगों की सहमति बनी। ये भी आपने कवर किया है, और आपको निसंदेह ऐसी जानकारियां होंगी कि बिहार नहीं, में जानकारी उद्योगों है। को और लेकर इसीलिए के राजीव जी, जो वातावरण मैं बना है, इसीलिए सड़कें सवाल हैं, पूछ रहा हूं। बिजली है। 2020 जी। का चुनाव आपको याद होगा, बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा बनाया था तेजस्वी ने, और 18 से 29 साल का जो वोटर था, फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम और उसमें थर्ड टाइम वोटर भी आ जाता है उसमें, और ये मैं गलत जानकारी तो नहीं दे रहा हूं, आप ये भी मानेंगे, उसमें आरजेडी या मैं कहूं विपक्षी महागठबंधन मात देता दिखाई दिया था एनडीए गठबंधन को, आपके गठबंधन को। युवा ने ज्यादा वोट दिया तेजस्वी को बजाय कि नीतीश को, और इस बार वो 29 साल वाला 34 साल हो गया होगा। उसकी वजह तो दूसरी- यहां एक परेशानी तो नहीं? उसकी वजह तेजस्वी यादव की बढ़ती हुई लोकप्रियता नहीं थी। उसकी वजह थी हमारा जो परंपरागत आधार था
उसके अंदर जो विभाजन हुआ उस समय की परिस्थितियों की वजह से एनडीए में आपस के समन्वय को लेकर के एक दल ने जो अपने उम्मीदवार खड़े किए, अब मैं उस पर गहराई में नहीं जाना चाहूंगा। अब हम लोग सब मिलकर लड़ रहे उसकी हैं। बात हो चुकी है, और चिराग वो पासवान की बात परिस्थितियां कर रहे हैं। आज हमारे पक्ष में वो जाएंगी। परिस्थितियां नहीं है तो अश्विनी तो चौबे ये क्यों कह रहे हैं कि इसीलिए नीतीश मैंने को कहा कि मुख्यमंत्री आज बनाया चिराग जाए, पासवान उप हमारे प्रधानमंत्री साथ हैं। बनाया जाना चाहिए? देखिए, आप तो एक सवाल का जवाब पहले ले लीजिए, तो अगले सवाल अगले डिबेट में भी ले लीजिएगा। हमारा जवाब ये है कि 40 सीटों से ज्यादा आरजेडी को नहीं मिलती अगर हमारा वोट शेयर आपस में नहीं बढ़ जाता। तो आज के हालात क्या हैं? हम राष्ट्रीय जनता दल को खुली चुनौती देते हैं। देखिए, जनता जनार्दन है, आपके तमाम आंकड़े बेमानी हो जाएंगे। जनता ने लोकसभा चुनाव में जनता दल यूनाइटेड को सर्वश्रेष्ठ स्ट्राइक रेट से विजय दिलाई है। हाँ, और उसके तुरंत बाद विधानसभा के उपचुनाव में भी नीतीश कुमार ये जी बात के आप चेहरे पहले भी पर कह ही चुके हैं। लोगों तो ने अपना आप मोहर लगाया आपने है। 225 और का ये तो आंकड़ा सच भी है दिया, ना। 225 सीटें जीतेंगे 243 में से।